नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी आंच पूरे खाड़ी क्षेत्र में महसूस की जा रही है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के भीतर 90 से अधिक सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की बात कही है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, रडार और सैन्य ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई हॉर्मुज जल टमरू मध्य में जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। इस बीच पूरे खाड़ी क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। कई देशों में एयर रेड सायरन बजाए गए और नागरिकों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हितों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं अधिक कड़ा होगा। सवाल यह है कि क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की बात कही है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई देशों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हालांकि इन दावों और हमलों से हुए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर IRGC ने बयान जारी कर कहा कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त सैन्य अभियान के तहत कुवैत के अरबजान कैंप और अली अल सलीम एयरबेस के साथ साथ बहरीन के जुफैर नौसैनिक अड्डे और शेख ईसा एयरबेस स्थित अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। IRGC ने इसे अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पहला दंडात्मक जवाब बताया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने आगे भी हमले जारी रखे तो पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के निशाने पर होंगे। IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दक्षिण ईरान के तटीय क्षेत्रों पर हमला कर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और आपसी समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और अबू मूसा द्वीप सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना है। ईरान के पलटवार के दावे के बाद पूरी खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बहरीन, कुवैत और कतर सहित कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। कतर में कुछ समय के लिए एयर रेड अलर्ट जारी किया गया और नागरिकों से घरों के भीतर रहने तथा खिड़कियों से दूर रहने की अपील की गई। बाद में अधिकारियों ने कहा कि तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क बनी हुई है। उत्तर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया कि उनका वास्तविक लक्ष्य कौन सा सैन्य अड्डा था और किसी प्रकार के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव चरम पर है और दुनिया की नजरें दोनों देशों की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।
रुख करते हैं चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे आखिर हालात क्या दर्शा रही हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हैं हमारे साथ। सर, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं सर हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर से करूंगा। सर, अमेरिका ने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जबकि ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले का दावा किया है और अभी भी हमले लगातार जारी हैं। सर, इस पूरी घटनाक्रम को, इस सिचुएशन को किस तरह से आप देखते हैं, समझते हैं? देखिए, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। कहने के लिए सीज फायर था, सीज फायर तोड़ दिया गया। अमेरिका का ये कहना है कि सीज फायर जो ईरान ने तोड़ा है। ईरान ने कतर की जल सीमा के भीतर जो खड़े हुए थे सऊदी अरब के तेल टैंकर, उनके ऊपर हमला किया। तो उसके जवाब में अमेरिका ने इस तरह का बड़ा एक तरह से हमला कर दिया। लेकिन ये जो हवाई हमला हुआ है, मिसाइल्स का हमला हुआ है, उसमें से 90 में से आप यूँ समझिए 80 के करीब तो छोटी छोटी बोटें थी जो ईरान के लोग इन जहाजों के चारों तरफ घूम रहे थे, उनको निर्देश दे रहे थे कि ईरान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से जाएं, और जबकि वो इधर के दूसरे रास्ते से जो बहरीन के किनारे किनारे होते हुए जाता है, ओमान के पास जाता है, उससे ना जाएं। और वो उनसे $2 बिलियन टैक्स वसूल कर रहा था, ऐसा समाचार सुनने में आया है। खैर, जो भी हो, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। और तनावपूर्ण आज इसलिए भी ज्यादा है, और इसका रिटेलिएशन आपको 24 घंटे बाद देखने को मिलेगा, क्यों आज की तारीख में इस समय अली खोमनाई का जो जनाजा निकल रहा है उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है ईरान को कुछ होश आभास आएगा और निश्चित रूप से वो रिटेलिएट तो करेगा। लेकिन देखिए, अगर पूरा इतिहास उठाकर देखा जाए इस चीज का, आज के इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? इजराइल की है क्या, अमेरिका की है, या ईरान की है? ईरान ने हमास, उसको कोई तारीफ नहीं कर सकता। उसकी जो है अमानवीय कृत्य जो उसने किए, गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चे को बाहर हाथ डाल के खींच के तड़पाते हुए नग्न अवस्था में महिलाओं को दिखाना, ये कलंक का चीज है और निश्चित रूप से इतिहास को कभी माफ नहीं करेगा। उसके जवाब में निरपराधी बेचारे पैलेस्टाइन के लोग आज कितने 73,000 से ज्यादा मार दिए गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपंग हुए पड़े हैं। नरक अगर किसी को देखना है तो इस समय जाकर देखिएगा, वहां क्या हालत है, ना खाने का है ना पीने का है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है, अगर देखा जाए नैतिक रूप से, तो ईरान की वो मान्यता है जो कि अंधविश्वास के कारण एक उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि यहूदियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको अगर मारेंगे तो जिहाद होगा और जिहादी को हमेशा 72 हुर्रें ऊपर मिलती है। ये जो मान्यता है किसी जमाने में 4वीं-5वीं शताब्दी में हो सकता है उसका कोई अर्थ हो, क्योंकि उस समय विज्ञान ना इतना बड़ा था, एजुकेशन भी इतनी नहीं थी। लेकिन आज के युग में ये जो है किसी भी मापदंड के हिसाब से नैतिक आधार पर नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रारंभ में तो गलती पूरी तरह से ईरान की थी, जिन्होंने हिजबुल्लाह को तैयार किया, जिनने हूती को तैयार किया, और वही आतंकवादी अब धीरे 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 पनप कर पूरी दुनिया में फैल गए। अब रहा सवाल ये, वर्तमान जो स्थिति बनी है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। अमेरिका को यह विश्वास था कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को उठाकर ले आए और वहां की सरकार ने घुटने टेक दिए, पनामा के नहर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, कंबोडिया को भी, ये कोलंबिया को भी उन्होंने एक तरह से अपने आर्थिक संरक्षण में ले लिया। अब उनकी नजर ग्रीनलैंड पर भी है, और यही एक कारण है कि नाटो के देशों में उनके बीच में जो है काफी टकराव होने की स्थिति आ गई थी और दरार तो पड़ी चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रंप की ये नीति ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में क्या है और अरब के देशों में क्या है। अरब के देशों में जब से ईरान ने रिटेलिएट किया अली खोमनाई की डेथ के बाद, जो ऊपर की उनकी सुपर लीडरशिप थी, एक उसकी लेयर खत्म होने के बाद उनको ये विश्वास था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने जिस ढंग से रिटेलिएट किया और इनकी जो दुखती नब्ज थी, कौन कौन सी थी दुखती नब्ज? एक तो कुवैत था, बहरीन था और कतर था और सऊदी अरब अमीरात था। इन पर उन्होंने ये कहकर के यहाँ अमेरिकन अड्डे हैं उन पर बमबारी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, इन लोगों के दिमाग में ये भर गया कि अमेरिका क्या हमारी
सुरक्षा कर पाएगा। अब ये लोग ईरान से इसलिए नाखफा हैं कि इसलिए खफा हैं कि ईरान में सल्तनत जो होती है वो अपना काम करती है, लेकिन सबसे ऊपर होता है जो सुपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अली खोमनाई, जो उनका धार्मिक नेता होता है। अगर ईरान हावी हो गया और वो खलीफा बन गया पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, तो निश्चित रूप से शेख और जितने भी वहां पर सुल्तान हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ईरान से बचना तो शिया और सुन्नी के धार्मिक विरोध के कारण भी उनका बचना वाजिब समझ में आता है। लेकिन क्या अमेरिका का अम्ब्रेला उनको जो है रक्षा प्रदान करा पाएगा? अभी ऐसा लगा कि स्टेट ऑफ हार्मूज पर जब से ईरान ने कब्जा करके टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है, तब से आप ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल में, अंतर्राष्ट्रीय पानी में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जहाजों का आवागमन रोकने के लिए इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ चुका है। और ये ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अमेरिका और नाटो के देश पूरी तरह से असफल हुए। अमेरिका में खुद में बहुत महंगाई हो गई है, एयर फेयर टिकट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों में बहुत असंतोष हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनके लिए जिम्मेदार है कि आज का युग जो है कभी भी युद्ध से समाधान नहीं ला सकता है, डिप्लोमेसी और डायलॉग करना चाहिए था। और डिप्लोमेसी और डायलॉग जो अब अमेरिका कर रहा है इतने विनाश के बाद, उसमें दुखती नस जो है ईरान के हाथ में आ गई है। वो स्टेट ऑफ हार्मूज को उसको पता लग गया है, अमेरिका कभी भी कमांडर्स को उसकी धरती पर नहीं उतार सकता, हवाई फटाके जितने भी फोड़ ले। अब वो स्थिति अपनी एक तरह से इज्जत का सवाल बन गया है। फंस तो गया है अमेरिका, लेकिन निकलने के लिए उसके लिए रास्ता ढूंढ रहा है। और वही एक कारण है कि बार बार, हालांकि ये जो कुछ लोगों का ये भी कहना है, वॉशिंगटन पोस्ट का भी ये कहना है कि जब कभी भी इस तरह से तनाव टेंशन में आता है तो शेयर मार्केट ऊपर उठ जाता है, और जब समझौते की बात आती है तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। और ट्रंप उनके परिवार की कंपनियां शेयर मार्केट खरीद रही है। उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर $9.3 बिलियन का मुनाफा अकेले क्रिप्टो करेंसी से कमाया है, ऐसा अमेरिका में आरोप लग रहा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि ईरान के तेल पर उनकी वही नजर थी जो उन्होंने वेनेजुएला में किया। और अभी फिलहाल की स्थिति इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब लगता है कि खाड़ी के देश अब निश्चित रूप से अमेरिका को मजबूर करेंगे, या तो आप ईरान का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म करो या फिर कोई एमिकेबल समझौता करो। एमिकेबल समझौता होने की फिलहाल तो आशा नजर नहीं आती है। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से ये कम से कम 2-3 हफ्ते और काफी तेजी के साथ चलेगा। मैं करता साहिल हूँ जी। दोबारा आपका, ठीक है सर, करता हूँ दोबारा आपका। मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सरकार करूंगा। सर, अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा भी किया है। सर, सैन्य दृष्टि से दोनों देशों की रणनीति जो है उसकी क्षमता जो है उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? काफी कमजोर पड़ चुकी है ईरान की, पर फिर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपका बिल्कुल सही बात है आपकी, साहिल भाई। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब ने बहुत ही सही, बिल्कुल सही बोला है कि जिस तरीके से लोगों का मानना था कि ये बहुत ही गलत और रॉन्ग, मतलब एक बहुत ही, इसकी मैं सख्त निंदा करता हूं कि जो मानसिक स्थिति थी या जो सोचना था या जो विचारधारा थी उस वक्त, पता नहीं क्या था उस टाइम, ये आज की तारीख में बिल्कुल भी 100% कोई शक नहीं इसके बारे में, गलत है बिल्कुल। तो ये और ईरान की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट भी आया है, जैसे आपने बताया कि 90 स्टेशन पे निशाना बनाया। पिछले 2 दिन में 14 लोग वहां पे मारे गए। ईरान ने बोला है कि अमेरिका की तरफ की एडमिनिस्ट्रेशन ने को इविल बताया है और साइकोपैथिक बताया है, दीज वर्ड्स। इनफैक्ट इविल मतलब कि भाई, जैसे कि बिल्कुल मैं क्या, सबको पता है इविल और साइकोपैथिक, ठीक है। और वो कंडेम किया है उन्होंने अटैक को, जिसको डैमेज किया ब्रिजेस, रेलवे रूट जो कनेक्ट करता है तेहरान को सिटी ऑफ मसाद से, जहां पे लेट सुप्रीम लीडर अली खोमेनी का इज ड्यू टू बी बेरीड, बेसिकली इनको दफनाना है वहां पे, फ्यूनरल सर्विसेज लेटर ऑन थर्सडे को। अब ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपको बताया मैंने आपको कि 14 लोग इसमें मारे गए हैं,
जो फायरिंग की लेटेस्ट राउंड हुई है। हुसैन किरमपोर हुसैन किरमनपोर जो है वो उनके हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं मिनिस्ट्री में। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने टारगेट किया 5 प्रोविंस ईरान के अंदर 8 और 9 जुलाई के अंदर, 2 दिन के अंदर, और घायल किए 78 लोग, और 47 अब तक उसमें से अस्पताल में हैं। जो गल्फ राष्ट्र हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि ईरान के एक अटैक फॉलोइंग यूएस स्ट्राइक्स, ये अटैक हुए जहाँ पे एक्सप्लोजन हुए बहरीन की जो कैपिटल है मनामा में, कुवैत में जिसने इंटरसेप्ट किए मिसाइल्स और ड्रोन्स, और कतर ने एक सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया। अब आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, जिसकी 1979 में स्थापना हुई थी, जो कि ईरान की मिलिट्री नहीं है, पैरामिलिट्री भी नहीं है, एक तरीके से प्राइवेट आर्मी ऑफ खोमेनी इसको माना जाता है। आईआरजीसी इस टाइम पर, जैसे कि इन्होंने पहले आईआरजीसी को डिसेंट्रलाइज किया, उन्होंने बोला कि भाई 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब पे ठोको ठोको, कोई अप्रूवल नहीं है, तो वैसे ही आईआरजीसी भी एग्रेसिव हो गई है अभी यहाँ पे इसमें। तो अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जितने भी जहाज है वो कम हो गए हैं, यानी कि ट्रेड कम हो गया है, यानी कि ऑयल जहां पे लोग ले जा रहे थे वो कम हो गया है। तो यानी कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चीख चीकर कहा था वॉर इज ओवर, सीज फायर, युद्धबंदी की बात हुई, सीज फायर की बात हुई थी, यहाँ पे युद्ध बंदी मतलब बिल्कुल समाप्त हो गया युद्ध, कुछ समाप्त नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे तभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी टाइम पे मैंने कह दिया था कि ये तो बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन ये होगा नहीं कम से कम। अब जो कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं अमेरिका पे, जो आईआरजीसी ने की थी कुवैत, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, उनको फर्स्ट फेज बोला है, प्यूनिटिव रिस्पॉन्स बोला है अमेरिकन ट्रीटी ब्रेकर्स को, उन्हें बोला है, ईरान ने ऐसा बोला है। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर है मोहम्मद बगर गालिबफ, जो कि इस देश के चीफ नेगोशिएटर भी हैं अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा था कि अमेरिका स्टिल अब तक सबक नहीं सीखी है कि बुलिंग और ब्रेकिंग प्रोमिसेस को आप कतई मंजूर नहीं होगा, उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने फिर बोला कि अगर आप हमला करेंगे आपको वापसी जवाबी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर बहुत मजबूत होगी, ऐसा गालिबफ साहब ने बोला है। और उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे ओपन ईरानी अरेंजमेंट के थ्रू अमेरिकन थ्रेट के ऊपर ईरान ही एक तरीके से कंट्रोल करता आएगा वो। ये बेसिकली मतलब ये है। अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, सेनकॉम इसको हम कहते हैं, उन्होंने अब तक एक रीसेंट राउंड ऑफ स्ट्राइक्स में ने कैरी आउट किया, एक फर्दर डिग्रेड ईरान की एबिलिटी के अटैक कमर्शियल शिपिंग को, जो कि मासूम सिविलियंस हैं, मरीनर्स हैं, उनको वाइटल वाटरवे पे उनको, कि हम उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। और जो स्टेटमेंट है जिसमें जो आपने बताया आपने कि 90 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स को वहां पे को टारगेट किया, जो इंक्लूड करे एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरानियन कोस्ट लाइन से। और जो लेटेस्ट स्ट्राइक है, ये देखिए साहिल भाई, ये जो जंग है, ये जो ये बमबारी यहाँ है, ये चलता रहेगा, फिर खत्म कभी होगा ही नहीं। आप शांति की उम्मीद हम कब करें? तो बेसिकली इसको मैं देख रहा हूं कि अभी फिलहाल तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मिडल ईस्ट के हाल और ज्यादा बदतर मुझे दिख रहे हैं होने वाले हैं। जी साहिल भाई। जैसे बात की भरोसे की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे माहौल में क्या भविष्य में किसी परमाणु सुरक्षा वार्ता की संभावना सर बची हुई है? जबकि भरोसा अब ये समझ नहीं आ रहा किसके ऊपर किसको करना है और किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, किस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो ईरान पर भरोसा नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से अभी जो ट्रंप साहब ने कहा है ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप साहब पर खुद पर कितना भरोसा किया जाता है?
आज सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोल जाते हैं। अभी जो कुछ भी उन्होंने रिटेलिएट किया है, हमला किया है, इसका सीधा ताल्लुक जो अली खamenei साहब का जो सुपुर्दे खाक का एक समारोह चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए किया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उन्होंने रेल के ब्रिज तोड़े हैं, उन्होंने सड़क मार्ग खत्म किया है, किस लिए? जिससे कि उस जनाजे में ज्यादा भीड़ ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी जनाजे में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि ये सब करने के बाद उन्होंने एक बात और कही है साहिल जी, कि इस सब हमले के बाद भी वार्ता का रास्ता खुला हुआ है। इसका मतलब इस समय अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो समझौता करे, और वो धमका कर, डरा कर और किसी तरह से फुसला कर। अब फुसला कर कैसे? जैसे रजा साहब आ गए हैं, रजा पहलवी के बेटे, उनके नाम से पर्चे बट रहे हैं वहां पर, कहा ईरान में, कि जनवरी फरवरी में इन्होंने तुम लोगों को भून दिया था, सत्ता परिवर्तन के लिए, बदला लेने के लिए बाहर आ जाओ। अगर बाहर आओगे तो जो 36 अरब डॉलर की तुम्हारा पैसा ईरान का हमारे अमेरिका में छपा हुआ है, उसको हम रिलीज कर देंगे, तुम्हारे विकास के लिए कर देंगे। और फिर जो है 300 बिलियन डॉलर इकट्ठा करके तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन करके हम इसको स्वर्ग बना देंगे, दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र बना देंगे। तो साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाकर इस समय अमेरिका किसी भी तरीके से समझौता चाहता है। लेकिन वो समझौता होगा या नहीं होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि जो फिलहाल की स्थिति है, क्यों नवल बैरिकेड तो वहां लगे हुए हैं, कोई भी तेल के जहाज वहां से जा नहीं रहे हैं। 45 जहाज इस समय ऐसे हैं जो ईरान का तेल भर के वहां खड़ा हुए हैं, और उनको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, वो वहां से निकल नहीं सकते हैं। ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी कमजोर होती जा रही है। मदद के लिए पाकिस्तान के 6 रास्ते खुले हुए हैं, जहां ईरान के लिए चाइना का सामान बाय रोड पहुंच रहा है। हालांकि पाकिस्तान का ये दोहरा चाल जो है अपने आप में इसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती है, इसको दोगलापन ही कहेंगे। और दूसरे कैस्पियन सागर की तरफ से ऐसा अनुमान है कि रूस से भी कुछ मदद मिल रही है। लेकिन रूस खुद इतना उलझा हुआ है, और चाइना तो व्यापारी आदमी है, उसको तो जहां भी, यानी कब्रिस्तान में भी अगर उसकी आमदनी होगी तो वहां जाकर खड़ा हो जाएगा। यही एक कारण है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, और उसको अगर हल करना है तो हमारे मोदी जी का जो सुझाव है उस पर फिर से इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज देखिए 5 साल होने आ रहे हैं किसको, रूस यूक्रेन के युद्ध को, अभी तक कोई नतीजा निकला है क्या? सिर्फ मारा मारी के। सफर कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। अगर ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में ये घमासान जारी रहा तो इसमें सफर कौन करेगा? इसमें सफर वहां की जनता करेगी, वहां के लोग मरेंगे, महिलाएं मरेंगी, बच्चे मरेंगे, और ईरान का जो डेवलपमेंट है वो कम से कम 50 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए ईरान को भी अपनी हेकड़ी थोड़ी कम करके एक तो आतंकवादियों को समर्थन देना बंद कर देना चाहिए, और एक एमिकेबल सम्मानजनक समझौता कर लेना चाहिए, जिससे कि दुनिया पर आया हुआ आर्थिक संकट निकल सके। डिप्लोमेसी और डायलॉग का उपयोग करना चाहिए, और किसी सशक्त जो मीडिएटर को चुनना चाहिए। अभी उन्होंने किसको चुना? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। कौन? पाकिस्तान, जो सिवा तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं करता, भीख का कटोरा लेकर इधर उधर फिरता रहता है। तो आज की तारीख में उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कतर के प्रिंस ने जो कुछ पहल की थी वो कारगर थी। इसी तरह से उनको और आसपास देखना चाहिए, संभव हो तो उनको भारत से भी चर्चा करना चाहिए, और यहाँ के गुड ऑफिसेज यूज करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपनी इमेज बना रखी है, और आज की तारीख में हमारे संबंध अमेरिका से भी उसी स्तर के हैं जो ईरान से हैं, वो जो इजराइल से हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारी विदेश नीति में, हमारी रक्षा नीति में सर्वप्रथम देश के हित ज्यादा सर्वोपरि हैं। यही एक कारण है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे देश में आज की स्थिति में जितना संतुलित आचरण हो रहा है विदेश नीति में, उतना संतुलित आचरण आज दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। तभी पुतिन ने बहुत पहले कहा था कि ये
युद्ध को रुकवाने के एक मसीहा के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ट्रम्प के ख़्याल में थोड़ी आया है ये चीज़। अगर उनकी समझ में आ गया होता, तो ये युद्ध कभी का बंद हो जाता। साहिल जी। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मैं रुक करता हूँ। सर, अमेरिका ने चाबहार, बंदर अब्बास और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर निशाना बनाया है। इन ठिकानों की सैन्य और सामरिक अहमियत क्या है ईरान के लिए, और इनके प्रभावित होने से ईरान की सैन्य क्षमता पर इस पर कितना असर जो है वो आप देखते हो? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और राम श्रीवास्तव साहब ने बहुत ही सही बताया। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने उनके ब्रिजेस, रेलवे रूट, जहां पर भी, चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे चाबार पोर्ट हो, जहां पर भी निशाना बनाए हैं, बेसिकली क्योंकि khomeini के जनाजे पे ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव लग रहा है शायद। ठीक है, अब बंदर अब्बास, चबार पोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें ये चबार पोर्ट एक अहम स्ट्रेटेजिक पोर्ट है ईरान के लिए, जो हिंदुस्तान का भी इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है चबार पोर्ट के अंदर। तो ये, इससे अमेरिका अगर उन पे टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये भारी मात्रा में स्ट्रेटेजिकल नुकसान होगा ईरान के लिए। देखिए, एक फिल बेल्चर साहब हैं, जो कि मरीन डायरेक्टर हैं इंटर टैंको, जो कि अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट टैंक ओनर्स की। वहां पर उन्होंने बोला है कि शिप्स जो हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्न्स है, जैसे कि अगर हम बोले जितने भी पोर्ट्स हैं बेसिकली उनके, जो भी कोस्टल इलाके हैं, जैसे कि चाबार पोर्ट हो गया फॉर एग्जांपल, वहां पर जो शिप ट्रैफिक पे फर्क पड़ा है। अब फिल बेल्चर ने बोला है कि 130 जहाज यहां से गुजरते थे पहले, जंग से पहले। 70 हो गए, 30 हो गए, अब सिंगल डिजिट में जहाज भी नहीं है। तो यानी कि बेसिकली भारी मात्रा में केवल ईरान को ही नहीं, जितने भी मुल्क हैं जो ट्रेडिंग करते हैं ईरान के साथ, उनको भी नुकसान है इसके अंदर। और जो शिप्स जो जा रही हैं ओवरनाइट, वो सिंगल फिगर में है, सदर्न रूट से जा रही हैं बल्कि वो, और जो मेंटेन हुई है ऑफ कोस्ट, जो ओमान बाय की तरफ से वहां से जा रही हैं। अब बीबीसी रेडियो 4 में एक प्रोग्राम चला था, आज ही चला था, मैं हल्का सा बस मेरी नजर पड़ी, मैं देख रहा था, तो उसमें 20 ट्रैवल करे नदर्न रूट से ओवरसीन ईरान। और उन्होंने ये कि बोला कि प्रोग्राम के अंदर के एक एग्जूबरेंस है ऑप्टिमिज्म का, शिपिंग का। तो यानी कि अगर आप पोर्ट सिटी में ही अटैक कर देंगे, तो जाहिर जाहिर सी बात है। अगर देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं मैं साहिल भाई, अगर एक वहां पे बम फूटा है, आप वहां पे जाएंगे? नहीं जाएंगे उस इलाके में, आपको पहले ही वार्न कर दिया है। बस बस वैसे ही पोर्ट सिटी के अंदर हमला करो, जहाज खुद ब खुद नहीं आएंगे वहां पे। तो नुकसान किस, अगर जहाज नहीं आएंगे, ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी तो इकोनॉमिकली, तो आर्थिक तनाव होएगा। आर्थिक तनाव होएगा ईरान पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे। और जो साइकिल है जो वायलेंस का, वो चलता रहेगा। और ये अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, चलता रहेगा ये एक तरीके से। तो बेसिकली चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे चाबार पोर्ट हो, वहां पर अगर अमेरिका सोच रहा है हमला कर दो, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव होगी अमेरिका के लिए। जी सैल भाई। रखिए आप दोनों ने। सर, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, आपको धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव दिखने को मिलते भी हैं या नहीं। मध्य पूर्व में हालात हर गुजरते घंटे के साथ और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़िग दिखाई दे रही हैं और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति संकट को रोक पाएगी या फिर ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। द अर्थ न्यूज़ में खबरों में सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।